मैं रूपेश। आइए मुख्य विषय पढ़ाई के प्रमुख बाधक तत्व, इसको हम कई उप विषय में बांट करके सुनेंगे। पहला, दिशा विहीन पढ़ाई। दूसरा, अति विस्तृत पढ़ाई। तीसरा, गुणात्मकता की अपेक्षा मात्रा को अधिक महत्व। चौथा, डगमगाता आत्मविश्वास। पांचवा, आप जो कर रहे हैं उसमें रुचि न होना। छठवां होगा परीक्षा दिनों में तनाव। और अंतिम सातवां होगा मूड न बनने की बीमारी। आइए पहला उपविषय दिशा विहीन पढ़ाई। हम लोग पढ़ेंगे पढ़ाई के प्रमुख बाधक तत्व। आप जिस परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपकी दिशा निश्चित होनी चाहिए। आपकी पढ़ाई उस अभिष्ट परीक्षा के अनुसार निर्दिष्ट होनी चाहिए। आपको पूरा पता होना चाहिए कि उस परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात प्रश्न एमसीक्यू या वस्तुनिष्ठ या वर्णनात्मक किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। वर्णनात्मक प्रश्न जो होता है उसका आंसर 20 शब्द में उत्तर देना या 50 शब्द में उत्तर देना या 100 से 200 से शब्दों में उत्तर देना, इस तरह के होते हैं। निबंध की तरह प्रश्नों का उत्तर देना, यानी किस तरह का प्रश्न पत्र होता है उसको ख्याल करके पढ़ाई करनी चाहिए। इस तरह से प्रश्न पत्र की जानकारी होने से आपकी तैयारी भी उसी अनुसार निर्दिष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार यदि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र आता है तो कितने प्रश्न आएंगे, कितना समय मिलेगा, प्रश्न पत्र क्या कितने भागों या पार्ट्स में विभाजित हैं, तो किस भाग में किस प्रश्न के या किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इस प्रकार की पूर्ण जानकारी आपको उस प्रश्न पत्र में अच्छे अंक लाने में मददगार होगी। दूसरा है अति विस्तृत पढ़ाई। बहुत से मेधावी छात्र जब किसी परीक्षा विशेष की तैयारी करते हैं तो उनकी पढ़ाई इतनी विस्तृत होती है जैसे वह कोई रिसर्च पेपर की तैयारी कर रहा हो। जैसे 10वां क्लास का अगर कोई बच्चा है और वो पीएचडी कर रहे हो, इस तरह से तैयारी कर रहे हो, ये तो गलत होगा। आपकी पढ़ाई उस परीक्षा के स्तर तक ही की जाने की आवश्यकता है जिस स्तर का आप एग्जाम देने जा रहे हो। अति विस्तृत पढ़ाई, टू एक्सटेंसिव पढ़ाई करने से कुछ कंफ्यूजन भी हो सकता है एवं उसके अलावा आपके समय तथा श्रम का भी अपव्यय होता है। आपको पढ़ाई उस परीक्षा के अनुसार ही केंद्रित करनी चाहिए जिस परीक्षा में आप सम्मिलित होने जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, पीएचडी जैसा होना चाहिए। मैट्रिक में हो या इंटर में हो तो सिलेबस पर फोकस होनी चाहिए और थोड़ा सा इधर उधर होना चाहिए सिलेबस से, लेकिन ऐसा नहीं कि खूब पता चल रहा है कि 5-5, 6-6 बुक लेकर के एक ही अलग अलग प्रकाशन का उसी में डूबे हुए हैं, समय का अपव्यय कर रहे हैं। इसीलिए अति विस्तृत पढ़ाई से भी बचनी चाहिए। तीसरा है गुणात्मकता की अपेक्षा मात्रा को अधिक महत्व देना। बहुत से छात्र किसी खास परीक्षा की तैयारी करते समय एक एक विषय की 5-5 किताबें खरीद लेते हैं। किसी मित्र के पास कोई किताब देखी, उस किताब को खरीद लाते हैं। किसी दुकानदार ने किसी किताब को रेकमेंड कर दिया कि यह किताब अच्छी है तो वह उस किताब को भी खरीद लेते हैं। इस तरह कई छात्रों के पास एक एक विषय की कई कई किताबें हो जाती हैं। उन सभी को पढ़ने में जो उनका समय एवं श्रम व्यय होता है वह तो एक नुकसान है ही। दूसरा बहुत बड़ा नुकसान किताबों में पाई जाने वाली गलतियों से होने वाले कंफ्यूजन या गलत उत्तर लिखने से होता है। एक ही विषय पर 5-5 किताबों का अध्ययन करने से आपकी क्वालिटी प्रभावित हो सकती है। पढ़ाई में गुणात्मकता का अर्थ है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वह आपकी समझ में पूरी तरह से आ रहा है या नहीं। आप रटंत पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपने जो पढ़ा है उस पर आपकी अच्छी पकड़ है।
समझकर की गई पढ़ाई अधिक समय तक मानस दिमाग में बनी रहती है, जबकि रटने से आप बहुत शीघ्र ही उसे भूल जाते हैं। इसलिए पढ़ाई में क्वालिटी का महत्व है, न कि क्वांटिटी का। अर्थात गुणात्मकता की अपेक्षा मात्रा को अधिक महत्व देना एक निगेटिव थॉट है, एक निगेटिव विचार है ना। इसीलिए आप बहुत सारी बुक का ढेर केवल लगा लेने से आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, ये उचित नहीं है कहना। ठीक है। चौथा बाधक तत्व है डगमगाता आत्मविश्वास। आत्मविश्वास सफलता की सबसे प्रमुख अनिवार्यता है। बिना आत्मविश्वास के आप किसी भी क्षेत्र में सफलता हेतु पूर्ण प्रयासरत नहीं हो सकते। यदि किसी छात्र को स्वयं पर विश्वास ही नहीं है, तो वह अपनी समस्त ऊर्जा, क्षमता एवं योग्यता को अपने लक्ष्य संसाधन में या संधान में प्रयोग में नहीं ले सकते। आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको स्वयं पर यह विश्वास होना चाहिए कि आप सफल होने की क्षमता एवं योग्यता रखते हैं। कई बार ऐसी नकारात्मक परिस्थितियां बन जाती हैं कि छात्र का विश्वास डगमगाने लगता है। ऐसी नकारात्मक परिस्थितियों के लिए कई बार आपके मित्र, आपके संगी साथी भी दोषी बन जाते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां अनजाने में पैदा हो जाती हैं, तो कई बार कुछ लोग आपको परेशान करने के लिए जानबूझकर भी पैदा कर देते हैं। कई छात्र किसी खास परीक्षा के लिए अन्य छात्रों को अपनी तैयारियों को इतना बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त करते हैं कि दूसरा छात्र स्वयं को बहुत हीन महसूस करने लगता है। कई छात्र अन्य छात्रों से अजीब से प्रश्न करके उसका आत्मविश्वास तोड़ना चाहते हैं। कई बार छात्र स्वयं भी अन्य छात्रों की तैयारियों को देखकर बिना कारण के हताशा से भर उठता है। कई बार किसी कोचिंग सेंटर में लिए गए टेस्ट में कम अंक आने से भी ऐसे नकारात्मक विचार आने लगते हैं। एक बात समझ लीजिए, यदि आपने अपना आत्मविश्वास खो दिया तो आप द्वारा सफलता की कल्पना करना भी गलत होगा। पुरुषार्थ करें, स्वयं की क्षमता, योग्यता का भरपूर उपयोग करें, अपनी सारी ऊर्जा शक्ति को लक्ष्य के संधान में समर्पित कर दें। ऐसा कौन सा है जो मेहनत एवं लगन से संभव नहीं है। पूर्ण निष्ठा एवं लगन से जुट जाएं, अर्जुन की तरह लक्ष्य संधान के लिए प्रयास करें, सफलता आपका अवश्य चरण चूमेगी। पांचवा बाधक तत्व है आप जो कर रहे हैं उसमें रुचि न होना। ऐसा देखने में आया है कि कई बार छात्र अन्य किसी के दबाव में या किसी की नकल करके या ईर्ष्यावश किसी खास परीक्षा की तैयारी में जुट जाते हैं, लेकिन वस्तुतः उसमें उनकी वास्तविक रुचि नहीं होती है। तो ऐसे छात्र खूब मेधावी होनहार होने के बावजूद पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आधे मन से किया गया कार्य या पूर्ण लगन या निष्ठा से कार्य न करने पर मिलने वाली सफलता अपूर्ण ही रहती है। आप जो भी करना चाहते हैं उसे पूर्ण रुचि लेकर करें। पूर्ण निष्ठा एवं आत्मविश्वास से अपनी समस्त क्षमता, योग्यता को पूरी एकाग्रता से करें। आपको सफलता निश्चित मिलेगी। बिना रुचि के किया गया प्रयास आपकी लक्ष्य प्राप्ति को संदिग्ध बनाता है। अब मान लीजिए आपको मैट्रिक में 400 प्लस नंबर आ गया, आपको कभी साइंस में अभिरुचि रही नहीं, लेकिन आपका किसी मित्र ने 350 नंबर आया और वो साइंस रख लिया, तो आपके मन में एक विचार आया कि उसको जब 350 मार्क्स आया तो साइंस रख लिया, तो हमको तो 400 आया, हम क्यों नहीं साइंस रख के पढ़ाई कर सकते हैं। और दोनों आदमी साइंस लेके पढ़ाई करना चालू कर दिया। देखा देखी पता चला कि इंटरमीडिएट में ही गए, वहीं पर आप फेल हो गए, अथवा इंटर में पास भी हो गए तो आगे का जो जीवन है वो काफी कठिनाई से भरी हुई है, आप आगे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से देखा देखी काम नहीं होना चाहिए। आपको जिसमें रुचि हो, जिस सब्जेक्ट से आपको रुचि हो, विषय कोई भी खराब नहीं होता,
हिंदी हो, मैथिली हो या जिस किसी विषय में आपको रुचि हो उसी को लेकर के आगे बढ़ें। छठवां बाधक तत्व है परीक्षा दिनों में तनाव। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी किसी खास परीक्षा के लिए तैयारी भी पूर्ण है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि छात्र परीक्षा के दिनों में तनावग्रस्त हो जाते हैं। परीक्षा के दिनों में तनावग्रस्त होने से आप उतने अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते जितने कि तनाव रहित रहकर कर सकते हैं। परीक्षा के दिनों में तनाव कई बार दुर्भाग्यवश हो जाता है, जो व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, एवं कई बार उस तनाव के लिए छात्र छात्रा स्वयं भी जिम्मेदार होता है। यदि आपके तनाव का कारण आपका परीक्षा के दिनों में अस्वस्थ हो जाना है तो इसके लिए आप अन्य किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। यदि आपके तनाव का कारण आप द्वारा एक दिन पूर्व हुए किसी प्रश्न पत्र का ठीक नहीं होना है तो इसके लिए भी आप स्वयं जिम्मेदार हैं। यहां हम यह कहना चाह रहे हैं कि आज जैसे आप मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं, आज मैथ का एग्जाम रहा पेपर आपका, उसमें परीक्षा गड़बड़ा गया किसी कारण से या आधे बना सके, अब उस पर टीका टिप्पणी आज पूरे भर रात उसी पर गहमा गहमी कर रहे हैं अपने मित्र के साथ। कल सोशल साइंस का एग्जाम है, पता चला मैथ तो गड़बड़ाया ही, सोशल साइंस का भी एग्जाम उसी चर्चा करने के कारण गड़बड़ा गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत से छात्र प्रश्न पत्र देने के बाद उस प्रश्न पत्र के प्रश्नों के हल अन्य छात्रों से मिलाते हैं या उन पर विचार विमर्श करते हैं। यदि आपकी परीक्षा आगे भी है तो किसी भी हालत में उस प्रश्न पत्र के हल के संबंध में किसी से बात करना न केवल बहुमूल्य समय व्यर्थ करना है बल्कि तनाव को आमंत्रित करना भी है। कई बार आप परीक्षा स्थल पर जाने के लिए तैयार हुए होते हैं, आप देखते हैं कि आपका वाहन पंक्चर है, मोटरसाइकिल पंक्चर या गाड़ी पंक्चर है, या उसमें पेट्रोल नहीं है, या आप एकदम समय पर जाने के लिए तैयार होते हैं, रास्ते में जाम मिल जाता है, आप अपना प्रवेश पत्र ले जाना भूल जाते हैं, या आप अपना पेन पेंसिल या शार्पनर ले जाना भूल गए। ये सब बहुत छोटी छोटी भूलें लगती हैं, लेकिन ये अनावश्यक तनाव को आमंत्रित करने वाली भूलें हैं जो परीक्षा के दौरान आपकी परफॉर्मेंस को प्रभावित करती हैं। परीक्षा में अच्छे अंक लाना मात्र कठिन मेहनत पर निर्भर नहीं है। आपको पूर्ण संतुलन बनाकर, तनाव रहित रहकर, पूर्ण स्वस्थ रहकर अपनी पूरी ऊर्जा, क्षमता, योग्यता के साथ परीक्षा देनी होती है, तभी आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। सातवां बाधक तत्व है जो सबसे मूल्यवान है, मूड न बनने की बीमारी। पढ़ाई में मूड न बनने की बीमारी। अनेक छात्र आजकल पढ़ाई का मूड न बनने की बीमारी से पीड़ित नजर आते हैं। आपस से बातचीत वार्तालाप में आपको सुनने को मिल जाएगा, यार पढ़ाई का मूड है ही नहीं, बनता ही नहीं है, या आज अभी पढ़ने का मूड नहीं है। ऐसा आपस में बातचीत करते हुए लोग आपको मिल जाएंगे। वस्तुतः यह मूड है क्या? इसका अर्थ है कि अभी पढ़ने का मन नहीं हो रहा है या पढ़ने का मन नहीं है, अर्थात आपका मन किसी अन्य चीज में जो पढ़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है, या यह कहें कि आपका मन पढ़ाई को अन्य किसी चीज की तुलना में गौण या कम महत्वपूर्ण समझ रहा है। इसका दूसरा अर्थ यह भी हुआ कि आपका मन किसी अन्य चीज में उलझा हुआ है। फिर पढ़ाई का मूड कैसे बनेगा? ध्यान रखें, यह जीवन आपका है, आपको अपने भविष्य निर्माण हेतु पढ़ाई करनी है। छात्र जीवन जैसा फ्री समय, जब आपके ऊपर कोई सामाजिक आर्थिक दबाव नहीं है, बंधन नहीं है, फिर कभी मिल नहीं सकता है ऐसा समय। लेकिन इस समय को आप किसी अन्य प्रयोजन हेतु व्यर्थ करते हैं, इसका अर्थ हुआ कि आप अपने निर्धारित लक्ष्य से भटक रहे हैं। आपका मन किसी अन्य चीज में उलझ रहा है तो आप निश्चित ही न केवल नाइंसाफी कर रहे हैं बल्कि आप अपने परिजनों की अपेक्षाओं के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। आपके माता पिता ने यही समय आपको अपने भविष्य निर्माण हेतु दिया है। वे अपना पेट काटकर अपनी आवश्यकताओं को कम करके आपकी हर आवश्यकता की पूर्ति करते रहते हैं। इस समय को आप व्यर्थ न गवाएं, व्यर्थ न करें। अपने मूड को,
अपने मन को काबू में रखें। इस समय का नियंत्रण, संयम आपकी सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। अपने जीवन को संवारने के इस सुनहरे समय को व्यर्थ न करें। विद्यार्थी जीवन का यह काल बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने मन को नियंत्रण में रखें एवं मूड की बीमारी से बचें। की क्षमता, योग्यता पर विश्वास ही वह कुंजी है जो आपको लक्ष्य प्राप्ति की ओर अपना कदम बढ़ाने को प्रेरित करती है। आत्मविश्वास के बल पर किसी कठिनतम उपलब्धि को हासिल किया जा सकता है। यह विश्वास ही व्यक्ति में आवश्यक ऊर्जा एवं साहस का संचार करता है। आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए इस बात को बार बार दोहराएं। मैं अवश्य सफल होऊंगा, मैं यह कर सकता हूं। ऐसा सेंटेंस, मैं अवश्य सफल होऊंगा, मैं यह कर सकता हूं, दोहराते रहें। और अंत में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर। कवि ने बहुत थोड़े शब्दों में मानव की शक्ति का इसमें बखान किया है। यह शाश्वत सत्य है कि व्यक्ति यदि ठान ले तो हर असंभव से दिखाई देने वाले कार्य को संभव कर सकता है। व्यक्ति में इतनी ऊर्जा, शक्ति एवं सबलता है कि वह एक बार पूर्ण मनोयोग से किसी भी कार्य को करने में जुट जाए तो उसे वह पूर्ण कर सकता है। तो अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इससे लाभ उठाइए।